हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। पबैट सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 दिन हो गए थे पबैट का कोई वीडियो नहीं आया था, तो अभी जो मैं लेक्चर डालूंगा वो पबैट का डालूंगा। इसके बाद हम एथिक्स का डालेंगे। ओके, तो हम आज ऐसा टॉपिक लेंगे कि वो पूरा टॉपिक आज ही एंड हो जाए। राइट, तो कल हमने इसके पिछले भी जो वीडियो थे पबैट के, उसमें मैंने आपको अथॉरिटी एंड कंट्रोल या आपको कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। आज हम लोग जो बात करेंगे वो पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपने पिछले वीडियो से अपने लेक्चर आपने देखे होंगे और उससे नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज़ पब्लिक पॉलिसी। जैसा कि लिखा है, तो इट इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स, पब्लिक एंड पॉलिसी। तो व्हेन पॉलिसी इज मेड बाय पब्लिक, दैट इज़ पब्लिक पॉलिसी। और यहाँ पे पब्लिक का अर्थ क्या है? पब्लिक का अर्थ सरकार है। पब्लिक का अर्थ जनता भी होता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी, गवर्नमेंट भी होता है। तो यहाँ पर जो पब्लिक का अर्थ है वो सरकारी है। तो व्हेन एनी डिटेल्ड प्लान और स्ट्रेटजी मेड बाय गवर्नमेंट, देन दैट पॉलिसी इज नोन एज पब्लिक पॉलिसी। हमारे डेफिनेशन हो गया। क्या हुआ डेफिनेशन? एनी डिटेल्ड स्ट्रेटजी और प्लान व्हेन मेड बाय गवर्नमेंट फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी का हमने डेफिनेशन देख लिया। देन अब हम ये समझते हैं कि पब्लिक पॉलिसी बनाने में कौन से फैक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन होता है जो नीतियां बनाता है, जो भी हमारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो कौन बनाता है। ठीक है, तो उसको पब्लिक पॉलिसी को बनाने को हम लोग लिख सकते हैं पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन, पीपीएफ। तो पीपीएफ कौन करता है? क्या ये केवल सरकार बनाती है? क्या इसमें केवल विधायिका का कानून, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव का है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारे कार्यपालिका का है, और उसमें क्या गलत है क्या सही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है या गलत है, ये चेक एंड बैलेंस का काम करना ये हमारे जुडिशरी का काम है। लेकिन ये लिटरली ऐसा ही नहीं होता है। तो देखो, पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन में कौन कौन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम जो फैक्टर्स हैं पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन के, उसको हम लोग ऐसे, पब्लिक पॉलिसी के जो फैक्टर्स हैं उनको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। एक हो गया हमारा डायरेक्ट फैक्टर्स, और दूसरा हमारे हो गए इनडायरेक्ट फैक्टर्स जो हमारे पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन में यूज होते हैं। अब डायरेक्ट फैक्टर्स में कौन आ जाएगा बेटा? देखो, डायरेक्ट फैक्टर्स में आ गया हमारा 2 लोग। कौन? एक हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव और दूसरा हमारा हो गया लेजिस्लेटिव। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका। अब जो कार्यपालिका है इसके भी 2 हम लोग हिस्से कर लेते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कि टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, और एक को हम लोग बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्पररी कौन होता है? जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, इसे हम लोग टेम्पररी बोलते हैं। और हमारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्यों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को टेम्पररी कहते हैं? क्योंकि अगर 5 साल बाद सरकार बदल जानी है तो वो नेता भी बदल जाएंगे, मंत्री भी बदल जाएंगे, लेकिन ये तो हमेशा अपने सर्विस पीरियड तक रहेंगे ना। इसीलिए हमारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें हमारे मंत्री शामिल होते हैं, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ये काम कैसा करते हैं? ये देखो, एग्जीक्यूटिव का रोल कहाँ पर होता है? तो अगर वो उसका जो प्रोफार्मा है, स्ट्रक्चर है, किसी भी पब्लिक पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो कौन बनाता है? वो हमारी एग्जीक्यूटिव बनाती है। और अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, लागू करना है उसे, तो लागू करने का काम भी कौन करता है? उस पब्लिक पॉलिसी को लागू भी हमारे एग्जीक्यूटिव ही करती है। तो फिर यहाँ पर लेजिस्लेटिव का रूल क्या होता है? हमने तो हमेशा ये पढ़ा है ना कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव का काम है। लेकिन कानून ये बनाती नहीं है, ये उसका सिर्फ अप्रूवल देती है। तो संसद हमारे कानून का अप्रूवल करती है, वहां पे वोटिंग होती है। राइट, तो हमने डायरेक्ट फैक्टर्स देख लिए। कौन बनाएगा स्ट्रक्चर? कौन बनाएगा? उसका एग्जीक्यूटिव। उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। बट उसका अप्रूवल फाइनल कौन देगा? दैट इज लेजिस्लेटिव। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में, इसलिए डायरेक्ट फैक्टर्स हो गए। इनडायरेक्ट फैक्टर्स में कौन आ जाएंगे? इनडायरेक्ट फैक्टर्स में देखो बेटा, जैसे जुडिशरी आ जाएगी।
है ना, न्यायपालिका आ जाएगी। इसमें हमारा जैसे आपका सिविल सोसाइटी आ जाएगी, प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं, एंड पीपल। जनता का मूड अगर किसी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ के प्रति क्या रह सकता है, ये भी बहुत मैटर करता है पॉलिसी बनाते समय। जैसे आपने ये जो 3 फॉर्म बिल थे आखिरकार वापस लेने पड़े, क्या लेजिस्लेटिव की वजह से? नहीं। क्या एग्जीक्यूटिव वजह से? नहीं। क्या जुडिशरी की वजह से? नहीं। क्या कोई एनजीओ उसके पीछे काम कर रही थी? नहीं। ये जनता का विरोध था और आखिरकार सरकार को ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। और अब कभी भी ये जब इस मैटर पे कोई पॉलिसी आएगी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा कि पब्लिक का रिटेलिएशन क्या था, पब्लिक का रिएक्शन क्या था। तो ये भी जो फैक्टर्स होते हैं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में इनडायरेक्टली शामिल होते हैं। तो हमने इसके फैक्टर्स देख लिए। अब हम ये समझते हैं कि पब्लिक पॉलिसी के टाइप्स कौन से होते हैं, है ना। टाइप देख लो, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी में देखो 3 तरीके जो बेसिक हो सकते हैं कि कुछ पॉलिसीज ऐसे होती हैं जो रियल प्रॉब्लम के आने के पहले ही बना ली जाती हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम वेट नहीं करेंगे कि कोई डिजास्टर हो तब हम पॉलिसी बनाएंगे। ऐसे आपने देखा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट पे इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमने प्रोएक्टिव पब्लिक पॉलिसी की है। तो ऐसी पब्लिक पॉलिसी जो रियल प्रॉब्लम के आने के पहले ही बना ली जाए उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोएक्टिव पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे? जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक। दूसरा क्या हो सकता है? पार्टिसिपेटिव पब्लिक पॉलिसी। कौन सी पब्लिक पॉलिसी हो जाएंगी? जहां पे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी, जो वेलफेयर स्कीम्स होंगी, जहां पे बहुत बड़ी जनसंख्या का जीवन उससे प्रभावित होता होगा, वो जो पब्लिक पॉलिसी होंगी वो पार्टिसिपेटिव होंगी। सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करो ताकि एक लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू बने, ताकि ऐसा कोई पॉइंट ना हो जो छूट जाए, क्योंकि ये लोगों के भलाई से संबंधित है। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जो वेलफेयर रिलेटेड स्कीम्स हैं, वेलफेयर रिलेटेड स्कीम है, जैसे आपका हो गया सौभाग्य योजना हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मातृत्व सुरक्षा अभियान हो गया, है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्टिसिपेटिव पब्लिक पॉलिसी आ जाएगा। को प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी शामिल हो जाए, राइट। अब पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्ट फॉर्मुलेशन में नहीं, बट उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करे, तो जहाँ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात होगी, यानी जो हमारे फाइनेंस से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ होंगी वहाँ को प्रोडक्शन का ध्यान में रखा जाता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, फाइनेंस हो गया, जहाँ पे फाइनेंस जुड़ा है। तो ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो हमने पब्लिक पॉलिसी क्या होता है वो हमने डेफिनेशन देख लिया, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो हमने देख लिया। टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या होता है ये भी हमने देख लिया। कौन सी पब्लिक पॉलिसी कहाँ पर यूज किया जाएगा ये भी हमने देख लिया। और आप देख रहे हैं कि इतना जितना अभी तक मैंने लिखा है ये आपके आधे पेज भी अभी भरा नहीं होगा। तो आपका नोट्स ऐसे होना चाहिए कि वो आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में हो। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, डेफिनेशन लिख दोगे, स्ट्रक्चर बना दोगे और जो स्ट्रक्चर में बनाया वही थोड़ा लिख दोगे, तो आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएगा। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आप ये सीख पाओ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो मुझे आंसर एक्चुअली कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये रहती है, उसमें पढ़ बहुत लेते हैं लेकिन उनसे आंसर राइटिंग कह दीजिए तो वो लिख नहीं पाते, हेजिटेट होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, पॉइंट्स नहीं जनरेट कर पाते हैं। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि पॉइंट्स जनरेट करना भी सीखें। आगे इसमें प्रोसीड करते हैं। नया हमको इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम क्या जनरेट कर सकते हैं कि मॉडल्स ऑफ इस्टेब्लिश्ड मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन। मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन, जो इस्टेब्लिश्ड मॉडल हैं वो क्या है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हमने इंस्टीट्यूशन डेवलप कर दिए और वही कानून बनाएंगे। तो एक हमारा तरीका क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल। जैसे हमने क्या कर दिया है, हमने बोल दिया है कि जो एग्जीक्यूटिव होगी और जो लेजिस्लेटिव होगी वो कानून बनाने और लागू करने का काम करेंगे। तो इसके लिए हमने बाकायदे इंस्टीट्यूशन बना दिए। तो इंस्टीट्यूशनल पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है गेम थ्योरी। दूसरा हो सकता है गेम थ्योरी, क्रीड़ा सिद्धांत। और तीसरा हो सकता है इंक्रीमेंटल
इंक्रीमेंटल। अब समझो जरा, ये गेम थ्योरी क्या कहती है, जबकि कोई पब्लिक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है तो उसमें कुछ जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉबिंग करते हैं, राइट। और ये काम केवल इंडिया में ही नहीं होता है, दुनिया में सब जगह होता है। जहाँ जहाँ पर पब्लिक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होगा, कानून का निर्माण होगा, वहाँ बहुत सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं जो सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए, अपना बेनिफिट लेने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दबाव बनाते हैं। जैसे आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भी देखा होगा कि कानून कहने के लिए तो उनकी सरकार बनाती थी, उनके पार्लियामेंट में बनते थे, बट उसमें जो इम्पैक्ट सबसे बड़ा पड़ता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पड़ता था। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पैसे वाली थी कि वो उनके मंत्रियों को, सरकार को भी पैसा खिला देती थी, और पैसे के बल पे वो उनके बहुत सारे लोग उनके पार्लियामेंट में पहुंच जाते थे, और जब वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते थे तो कानून बनाने की शक्ति भी अपने हाथ में रखते हैं। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो सरकार को पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्विड प्रो क्वो वाली स्थिति होती है, और सरकार पॉलिसी जब बनाती है तो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि इनका हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाना है। तो गेम थ्योरी क्या कहती है कि पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में डिफरेंट प्रेशर ग्रुप अपना अपना इंटरेस्ट साधने के लिए सरकार पे दबाव बनाएंगे। तो जो गेम थ्योरी है इसमें एक्चुअली दो तरह से दबाव बन सकता है। जरा देखो दो तरह से कैसे। देखिए, तो हमने पढ़ा कि तीन मॉडल है, इंस्टीट्यूशनल है, गेम थ्योरी है और इंक्रीमेंटल है। इंस्टीट्यूशनल मॉडल हमने देख लिया कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव है। गेम थ्योरी क्या कहती है? देखो, जो गेम थ्योरी है ये कहती है कि कुछ प्रेशर ग्रुप होंगे जो अपने अपने हित में पब्लिक पॉलिसी को मोड़ने का प्रयास करेंगे। तो दो तरह की हो सकती है ये, ठीक है। तो ये हो सकता है जनरल प्रेशर ग्रुप या इक्वल प्रेशर ग्रुप, ये हो जाएगा एलीट ग्रुप। अब हुआ क्या, मान लो ये हमने बना दिया कि पब्लिक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हो रहा है, पीपीएफ। तो इसमें एक जो क्लास है और वो जो दूसरा क्लास है, ये लगभग दोनों इक्वल पावरफुल ही हैं। तो ये सरकार को अपने अपने फ़ायदे के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। तो नूरा कुश्ती चलती रहेगी और फाइनली जिसका पक्ष हावी हो जाएगा, सरकार की नीति भी उसके पक्ष में झुक जाएगी। कि जैसे मान लो एक वर्ग है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, लेकिन एक दूसरा बेरोजगारों का वर्ग है जो कह रहे हैं नहीं, ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगनी चाहिए, इंसान है तो पर्यावरण बचेगा, और जब इंसान ही नहीं रहेगा तो हम पर्यावरण बचा के करेंगे क्या। तो मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाने का कुछ पर्यावरणविद हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार युवा है उसको लग रहा है कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्री डेवलप होगी तो इससे हमें जॉब क्रिएट होंगे। तो एक तरफ होंगे बेरोजगार, एक तरफ होंगे पर्यावरणविद, और दोनों सरकार के ऊपर अपना अपना दबाव डालेंगे। फाइनली जिसका जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, उसके फेवर में पब्लिक पॉलिसी बन जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा जनरल प्रेशर ग्रुप। एलीट ग्रुप क्या कहता है? एलीट ग्रुप में क्या होगा, तो यहाँ पे जो पब्लिक पॉलिसी होंगी उसमें दोनों प्रेशर ग्रुप इक्वल हैं, राइट। तो जैसे हमारा नीति आयोग हो गया, नीति आयोग के द्वारा जो पॉलिसी बनेगी ना, नीति कमीशन के द्वारा जो पॉलिसी बनेगी, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स लगभग बराबर की स्थिति रखते हैं, है ना। या यूएन की कोई है, यूएन मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसे एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, या नीति कमीशन हो गया, तो ये हमारा जनरल प्रेशर ग्रुप में आ जाएगा। एलीट में क्या आ जाएगा, एक ग्रुप दूसरे से बहुत ज़्यादा हावी होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीपीएफ
और ये जो ग्रुप है पहला वाला, ये कहीं ज़्यादा पावरफुल है दूसरे वाले से, तो दोनों अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, बट किसका प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, ए वाले का, ए डैश का प्रेशर बी डैश से ज़्यादा पड़ रहा है, तो पब्लिक पॉलिसी उसी के फेवर में झुक जाएंगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा यूएनएससी के जो नियम है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राइट, तो क्या होगा कि उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो एलीट क्लास हैं, जो वो चाहते हैं यूएनएससी वैसे ही नियम कानून बना देती है। फिर आईएमएफ, क्या आईएमएफ एक इगैलिटेरियन बॉडी है? क्या वो इक्वालिटी पे बात करती है? नहीं। उन्होंने आईएमएफ में सिस्टम क्या है कि कोटा सिस्टम है, तो जिसका जितना कोटा है उसको उतना ही वोट देने का राइट मिलेगा। जैसे हम लोग के यहाँ आर्टिकल 326 में है कि सभी की वोट का एक वैल्यू, आईएमएफ में ऐसा नहीं है। आईएमएफ में जिसका कोटा सिस्टम अलग है। कोटा सिस्टम क्या होता है, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा आईएमएफ की फंक्शनिंग क्या होती है उसमें बताऊंगा। अभी के लिए समझ लीजिए, जैसे अमेरिका का जो एक वोट है उसकी वैल्यू 16.5 है, ठीक है, और जो चाइना का एक वोट का वैल्यू है वो 3.25 के आसपास है, राइट। तो इस तरह से क्या देखोगे कि आईएमएफ में जो मेन बड़े बड़े पावर हैं, जैसे यूएस हो गया और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इनका कोटा ज़्यादा होने की वजह से आईएमएफ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो आपको चीज़ बायसनेस दिखेगी। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहने के लिए, ये तो पूरा जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको समझ आएगा कि ये सब बनाई तो गई थी डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन रसिया को कमज़ोर करने और गरीब देशों को फंड दे देंगे, हेल्प कर देंगे, उस नाम उस बहाने से अपने फेवर में करने का तरीका था। तो जब उद्देश्य ही इतना, उनका जब एंड ही इतना घटिया था, तो मीन्स तो घटिया होंगे ही। तो चाहे वो आईएमएफ हो चाहे यूएनएससी हो, इसमें क्या करते हैं, कुछ एलीट ग्रुप हैं जो उस पॉलिसी को अपने फेवर में झुका ले जाते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा यूएनएससी हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो हमने देख लिया कि गेम थ्योरी किस तरह से काम करती है। तीसरा क्या हो गया, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल थ्योरी क्या कहती है वो भी देख लीजिए। इंक्रीमेंटल थ्योरी क्या कहती है, इंक्रीमेंटल थ्योरी, इंक्रीमेंटल थ्योरी कहती है कि हर साल बजट का जैसे एलोकेशन बढ़ाते जाओ, क्या देख रहे हो कि ये मान लो 1990 की बात है, ये 2000 की बात है, ये 2010 की बात है और ये 2022 की बात है। यहाँ पे जो किसी योजना में पैसा खर्च हुआ था वो 50 करोड़ हुआ, यहाँ पर 500 करोड़ हुआ, यहाँ पे 1000 करोड़ हुआ और यहाँ पे 20,000 करोड़ हुआ। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंटल पॉलिसी हो गई। तो हमने जो इस्टेब्लिश्ड मॉडल हैं, इंस्टीट्यूशनल हो गया, गेम थ्योरी हो गया, इंक्रीमेंटल हो गया, वो भी हमने देख लिया। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो बजट या बजटिंग। तो अभी तक हमने उसका जो थ्योरी होता है, वो उसका जो डेफिनेशन होता है वो देख लिया, कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ये हमने देख लिया, उसके टाइप्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया। उसके अलावा फिर उसके मॉडल्स कौन से हैं, किस मॉडल को कहाँ पर यूज करना है ये हमने देख लिया। अभी हम ये देख लेते हैं कुछ जो इस्टेब्लिश्ड मॉडल हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो स्पेशली हमको पढ़ना होगा, है ना। तो पब्लिक पॉलिसी फार्मुलेशन में एक नाम आप अक्सर सुनते होंगे जिसे बोलते हैं एस्टोनियन ब्लैक बॉक्स मॉडल। तो देखिए जरा, जो हमारी इस्टेब्लिश्ड मॉडल में एस्टोनियन ब्लैक बॉक्स मॉडल है, वो पब्लिक पॉलिसी फार्मुलेशन के बारे में क्या बोलता है। एस्टोनियन ब्लैक बॉक्स मॉडल ये कहता है कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी हो उसमें 2 तरह के इन्वायरमेंट काम कर रहे होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंट्रा सोसाइटल फैक्टर्स, दूसरे हो सकते हैं एक्स्ट्रा सोसाइटल फैक्टर्स, है ना। पहला क्या हो गया, इंट्रा सोसाइटल फैक्टर्स, और दूसरा हो जाएगा एक्स्ट्रा सोसाइटल फैक्टर्स। तो इंट्रा सोसाइटल फैक्टर्स मतलब जहां पे डोमेस्टिक जो हमारे इशूज़ हों वो इन्वॉल्व करें। जैसे मान लीजिए कोई
आधार बिल पे जो कानून बनाया, तो उसका विरोध कोई विदेश में नहीं हो रहा था, हमारे देश के अंदर ही आधार का विरोध हो रहा था। या बहुत सारी हमारी पॉलिसीज़ होंगी जहाँ पे जैसे किसान आंदोलन हुआ, या फॉर्म बिल का सरकार ने विरोध किया, या आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया, या राम मंदिर का मसला हो गया। तो यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक, हमारे कंट्री के अंदर ही उसका विरोध हो रहा है, हमारे विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे हैं, तो किस में आ जाएगा? इंट्रा सोसाइटल फैक्टर्स में। एक्स्ट्रा सोसाइटल में क्या हो जाएगा कि जहाँ पे इंटरनेशनल वे पे प्रेशर आने लगे, कि जैसे आप कोई इस तरह की पॉलिसी बना रहे हो कि हम अब अपना जो कारपोरेट टैक्स है वो 20% ना लेके 40% लेंगे, तो विदेशी कंपनियां कहेंगी तो इससे हमारा पूरा प्रॉफिट तो टैक्स के रूप में ही चला जाएगा, तो इंडिया में हम बिजनेस ही क्यों करें, राइट। या इंडिया ऐसा कह सकता है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे क्योंकि आप हमारे यहाँ पे डंपिंग कर रहे हैं, या हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, तो उसमें भी विरोध कर सकते हैं, अमेरिका विरोध कर सकता है। या शुगर केन से रिलेटेड कोई पॉलिसी है, उसका विरोध अक्सर ब्राज़ील करता है, राइट। IMF में हमको WTO में घसीट लेता है मुकदमे में, राइट। तो ये सारे क्या कैसे फैक्टर्स हैं? ये इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो हमारे पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेशन में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, एक को उन्होंने कहा, ये ब्लैक बॉक्स मॉडल में कहा गया कि इंट्रा सोसाइटल फैक्टर्स हैं, और दूसरे फैक्टर्स को क्या कहा गया? एक्स्ट्रा सोसाइटल फैक्टर्स। तो किसी भी पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में ये दोनों फैक्टर्स अपना अपना इम्पैक्ट डालते हैं। इनके आधार पे हमको इनपुट मिलेगा कि डोमेस्टिकली क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या विरोध है, और इंटरनेशनल लेवल पे या जो एक्स्ट्रा सोसाइटल फैक्टर्स हैं उनसे हमें क्या मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों के जब हम व्यू पॉइंट जान जाएंगे तो इससे हमें एक इनपुट मिल गया। अब इस इनपुट के सपोर्ट में क्या, इस इनपुट के फेवर में क्या आएगा? डिमांड और सपोर्ट, डिमांड और सपोर्ट। और इस डिमांड और सपोर्ट के द्वारा ये तय होगा कि हमारी पब्लिक पॉलिसी, ये जो डिमांड और सपोर्ट है किसके पास जाएगा? जो हमारी अथॉरिटी हैं जिनको कानून बनाना है, अथॉरिटी कहिए या गवर्नमेंट कहिए, ये उनके पास गया। तो देखें, इंट्रा सोसाइटल फैक्टर्स और एक्स्ट्रा सोसाइटल फैक्टर्स मिला के सरकार को इनपुट देते हैं। इनपुट के एवज में डिमांड और सपोर्ट क्रिएट होता है, और इस डिमांड और सपोर्ट किसके पास पहुंचता है? जिनको कानून बनाना है, अथॉरिटी या गवर्नमेंट, और उसके आधार पे वो क्या करेंगे? आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट का अर्थ क्या है? आउटपुट ही हमारा पब्लिक पॉलिसी है। अब ये पब्लिक पॉलिसी अच्छी है या बुरी है, ये तो तब पता चलेगा जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। क्या होगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन। और जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो फिर उसका फीडबैक सामने आएगा, फीडबैक। और इस फीडबैक के आधार पे आगे हम जब कभी पब्लिक पॉलिसी का फार्मूलेशन करेंगे कभी भी, तो इसका हम यूज करेंगे। और इसको अगर हम पूरा एक रेक्टेंगल के अंदर कर दें तो हमारा ये पूरा बन गया क्या? एस्टोनियन ब्लैक बॉक्स मॉडल। तो किस तरह से पब्लिक पॉलिसी का फार्मूलेशन होता है एस्टोनियन ब्लैक बॉक्स मॉडल में, कि इंट्रा सोसाइटल फैक्टर्स और एक्स्ट्रा सोसाइटल फैक्टर्स अपने अपने इम्पैक्ट डालेंगे, जिससे इनपुट क्रिएट होगा। इनपुट के एवज में डिमांड और सपोर्ट क्रिएट होगा, और वो डिमांड और सपोर्ट किसके पास जाएगा? अथॉरिटी या गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो फिर वो क्या करेंगे? आउटपुट देंगे, आउटपुट दैट इज़ पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे। फिर उस पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। क्रियान्वयन अच्छा रहा बुरा रहा, जो जिस इंटेंट के साथ, जिस पर्पज के साथ बनाया गया था, वो पर्पज मीट भी हुआ कि नहीं, उससे हमें फीडबैक मिलेगी। और फिर वो फीडबैक आगे काम आएगी जब कभी दोबारा वो पब्लिक पॉलिसी बनानी होगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सप्लेन द एस्टोनियन ब्लैक बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो देखिए हम आपको इतने ज़्यादा पॉइंट्स दे रहे हैं, राइट, कि अगर आप आधे भूल भी जाओगे ना तब भी आपके पास पर्याप्त आपके पास स्ट्रक्चर होगा ताकि आप बेहतर आंसर दे पाओ। एक और मेथड है पब्लिक पॉलिसी फार्मुलेशन का, उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है।
तो दूसरा हमारा पब्लिक पॉलिसी का जो मेथड है उसे हम लोग बोलते हैं काका-बोर्डसे एंड गायचिनो मॉडल। काका-बोर्डसे एंड गायचिनो मॉडल। पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी हो उसमें दो तरह का ओरिएंटेशन होता है। कोई भी पब्लिक पॉलिसी हो उसमें दो तरह का आपका ओरिएंटेशन होता है। एक आपका होता है प्रोसेस ओरिएंटेड फैक्टर्स और दूसरे होते हैं पर्सन ओरिएंटेड फैक्टर्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पहला हो गया प्रोसेस ओरिएंटेड फैक्टर्स और दूसरा हो जाएगा पर्सन ओरिएंटेड फैक्टर्स। जैसे उसमें इंट्रा सोसाइटल एक्स्ट्रा सोसाइटल था, इसमें क्या हो गया? प्रोसेस ओरिएंटेड फैक्टर्स एंड पर्सन ओरिएंटेड फैक्टर्स। अब इसमें को हम 5 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसे मैं शॉर्ट में कहता हूँ SRP-NR। आप भी इसको ऐसे ही लर्न करें, SRP-NR, और इसको बोलता हूँ मैं टपेलम। तो आपको कोड वर्ड पता होना चाहिए ताकि आसानी से याद रख सके। प्रोसेस ओरिएंटेड फैक्टर्स में आता है SRP-NR और इसमें क्या आएगा? टपेलम। इसका अर्थ क्या है ये आप जान लीजिए। तो जो SRP-NR है उसमें जो S है वो क्या है? स्टेक होल्डर्स, कि जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें सारे